Assalamualaikum. Today we are discussing the next lecture, that is second messenger system in intracellular response. स्टार्ट करते हैं बगैर टाइम वेस्ट। ड्रग या न्यूरोट्रांसमीटर जब सेल के बाहर रिसेप्टर पर लगेगा, ठीक है, तो इसको हम क्या कहेंगे, फर्स्ट मैसेंजर सिस्टम। यानी कि इसमें कोई हमें ज़रूरत नहीं थी, बस डायरेक्ट रिसेप्टर पर लगा और काम हो जाएगा स्टार्ट, ठीक है। लेकिन हमारे पास कुछ ड्रग ऐसे होते हैं जो अपना यानी कि रिसेप्टर पर लगते हैं, लेकिन उनके पैगाम को पहुंचाने के लिए हमें एक और चीज़ चाहिए होती है, हमें एक और मॉलिक्यूल, इन्हें ही हम कहते हैं सेकंड मैसेंजर। इनका मकसद क्या होता है? मकसद ये होता है कि जो एक्स्ट्रा सेलुलर सिग्नल था, जो बाहर से सिग्नल मिला था, ठीक है, उसको क्या करना है, इंट्रा सेलुलर रिस्पॉन्स में अभी जब पढ़ेंगे तो चीज़ें और क्लियर होंगी। देखिए लिखा हुआ क्या था, बाइंडिंग ऑफ केमिकल सिग्नल टू रिसेप्टर एक्टिवेट्स एंजाइमेटिक प्रोसेसेस विद इन द सेल मेम्ब्रेन दैट अल्टीमेटली रिजल्ट्स इन अ सेलुलर रिस्पॉन्स सच एज द फॉस्फोराइलेशन ऑफ इंट्रासेलुलर प्रोटीन्स और चेंजेस इन द कंडक्टिविटी ऑफ आयन चैनल। पहली बात यहाँ पर लिखी है, बाइंडिंग ऑफ अ केमिकल सिग्नल। यानी कि केमिकल सिग्नल क्या है? केमिकल सिग्नल का मतलब केमिकल यानी कि न्यूरो ट्रांसमीटर, ठीक है। दोनों एक ही चीज़ के नाम है। न्यूरो ट्रांसमीटर को हम केमिकल भी बोल सकते हैं, न्यूरो ट्रांसमीटर भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो हमारे पास जो न्यूरो ट्रांसमीटर्स हैं, जब वो रिसेप्टर पर जाके लगते हैं, ठीक है, रिसेप्टर पर जाके लगे, टू रिसेप्टर पर जाके लगे, तो होगा क्या, ये अपनी शेप थोड़ी सी बदलेंगे। इनकी जो 3D शेप है, हम पढ़ते बार डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं, अब तो हमारा इस चैप्टर का एंड लेक्चर है, ठीक है। तो 3D शेप क्या करते हैं, चेंज करते हैं, ठीक है। अपनी 3D शेप को चेंज किया, इसको हम इस चेंजिंग को क्या कहते हैं, कन्फॉर्मेशनल चेंजेस। क्या कहते हैं, कन्फॉर्मेशनल चेंजेस। अब ये हमारे पास फर्स्ट स्टेप है कि हमारा जो रिसेप्टर था उसने पहचान लिए चीज़ को, तभी तो उसने क्या किया, खुद का चेंजिंग। ये पॉइंट जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि एक्टिवेट इंजाइमेटिक प्रोसेस, यानी कि जो इस सेंटेंस का सबसे अहम पॉइंट यही है, ठीक है। रिसेप्टर खुद कुछ नहीं कर, रिसेप्टर पे लग गया हमारे पास केमिकल, रिसेप्टर खुद कुछ नहीं करेगा, बल्कि रिसेप्टर जहाँ लगा है वो सेल है, ठीक है, बेसिकली जाहिर सी बात है, ठीक है। तो सेल मेम्ब्रेन के अंदर, मेम्ब्रेन ये सेल है, मेरे फॉर एग्जाम्पल सेल को बड़ा कर रही हूँ, ठीक है, ये मैंने सेल का एक हिस्सा यहाँ से काट लिया, ठीक है। तो यहाँ देखिए बेसिकली क्या है, मेम्ब्रेन, ठीक है, रिसेप्टर यहाँ था ऊपर, तो मेम्ब्रेन के अंदर, ये मेम्ब्रेन है ना, दीवार, दीवार के अंदर कुछ एंजाइम पड़े हुए हैं, ठीक है। जब रिसेप्टर पर केमिकल लगा और केमिकल रिसेप्टर ने पहचान लिया उस केमिकल को, तो जो हमारे पास मेम्ब्रेन, इस दीवार के अंदर जो एंजाइम पड़े हैं, वो एंजाइम क्या हो जाएंगे, एक्टिवेट, यानी कि जाग जाएंगे। ज़्यादातर यानी कि मोस्टली रिसेप्टर के नीचे यानी कि मेम्ब्रेन के अंदर जो एंजाइम पाए जाते हैं वो कौन सा होता है, जी प्रोटीन होता है। अब ज़रूरी नहीं है कि हमेशा जी प्रोटीन ही हो, लेकिन हम अक्सर इसकी बात करते हैं क्योंकि हमारे पास ये जो है सबसे बड़ा और अहम ग्रुप है, ठीक है। असल में होता है क्या, हमारे पास सेल फॉर एग्जाम्पल मेरे पास सेल है, ठीक है। तो सेल मेम्ब्रेन के ऊपर जो रिसेप्टर पाए जाते हैं, ठीक है, उनको हम तीन मेनली क्लासेस में डिवाइड। पहली किस्म हमारे पास है जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर, यानी कि वो रिसेप्टर हैं जिनके नीचे क्या होगा, हमारे पास जाहिर सी बात है सेल मेम्ब्रेन में, ठीक है, तो इनके नीचे क्या होगा, जी प्रोटीन होगी, इसलिए हम इनको क्या कह रहे हैं, जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर कह रहे हैं, ठीक है। अब ये कहाँ पाए जाते हैं, अल्फा और बीटा रिसेप्टर जो होते हैं, जिनको हम कहते हैं एडिनर्जिक रिसेप्टर, ठीक है। और हम जानते हैं सिंपैथेटिक सिस्टम का हिस्सा है, तो सिंपैथेटिक सिस्टम में जो रिसेप्टर्स हमारे पास हैं, अल्फा बीटा रिसेप्टर, देखिए वो क्या है, जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर, यानी कि उनके नीचे क्या है, उनके नीचे जी प्रोटीन है। अल्फा और बीटा रिसेप्टर जो हमारे पास हैं बॉडी में काफ़ी जगह पर हैं, ठीक है, और अलग अलग तरीके से काम कर रहे हैं, रिसेप्टर पे लग रहा है हमारे पास, ठीक है। तो जब रिसेप्टर पे सिग्नल बेसिकली रिसीव हो रहा है, ठीक है, तो अलग तरीके से काम हो रहा है बॉडी में, और एक ऑर्गन में अलग तरीके से काम हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि हमारे पास जो रिसेप्टर के नीचे जी प्रोटीन है, ठीक है, जी प्रोटीन भी अब एक किस्म की नहीं, कई किस्म की जी प्रोटीन है, सब टाइप्स हैं उसकी, ठीक है। तो बिकॉज ऑफ सब टाइप्स ऑफ जी प्रोटीन, यानी कि कौन सा नीचे सब टाइप था जी प्रोटीन का, तो वो काम हुआ, ठीक है। अब यहाँ पर काम हुआ हमारे पास फॉर एग्जाम्पल बीटा रिसेप्टर था, तो इसके नीचे जो जी प्रोटीन होगी वो इससे डिफरेंट होगी। सेकंड टाइप रिसेप्टर के हमारे पास है लिगेंड गेटेड आयन चैनल, ठीक है। अब ये कौन से भाई रिसेप्टर हैं? भाई ये वो रिसेप्टर हैं जिनके ऊपर आके लगेगा न्यूरोट्रांसमीटर, या जिसको हम बोलते हैं केमिकल, जैसे ही आके लगेगा वैसे ही काम शुरू हो जाएगा। इसमें कोई जी प्रोटीन, कोई एंजाइम सेकंड मैसेंजर नहीं है, यानी कि जो उसका पैगाम लेके आगे जाएगा, ठीक है, डायरेक्ट बस केमिकल लगेगा और काम। अब इनकी एग्जाम्पल है निकोटीनिक रिसेप्टर। निकोटीनिक रिसेप्टर कौन सिस्टम का हिस्सा है? ये हिस्सा है हमारे पास पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम का, ठीक है। लेकिन पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम के यहाँ पर दो मेन रिसेप्टर थे, निकोटीनिक भी था और मुस्कुरानिक भी था, ठीक है। लेकिन हमारे पास ये जो बेसिकली हम बात कर रहे हैं कि लिगेंड गेटेड आयन चैनल होते हैं, ये कौन से होते हैं, निकोटीनिक रिसेप्टर होते हैं, ठीक है, मुस्कुरानिक नहीं होते हैं, निकोटीनिक। और निकोटीनिक रिसेप्टर कहाँ पाए जाते हैं? स्केलेटल मसल्स में, ठीक है। यानी कि अगर हम बात करें कि स्केलेटल मसल्स पे कौन से रिसेप्टर हैं, तो हम जो निकोटोनिक रिसेप्टर हैं वो कैसे हैं, तो हमारा आंसर क्या होना चाहिए, लिगेंड गेटेड। तीसरी किस्म के रिसेप्टर हैं एंजाइम लिंक। अब ये ऐसे रिसेप्टर हैं जिनके साइटोप्लाज्मिक साइट पर, साइटोप्लाज्मिक साइट मतलब क्या, फॉर एग्जांपल ये सेल था, ठीक है। अब इसके ऊपर न्यूरोट्रांसमीटर यानी कि केमिकल आके जब लगा, यानी कि रिसेप्टर पर, रिसेप्टर ने रिकॉग्नाइज कर लिया, देन हमारे पास इसके सेल के अंदर न्यूक्लियस मेन हमारे पास जो कंट्रोल कर रहा होता है सेल को, ठीक है। और आसपास का सारा एरिया क्या साइटोप्लाज्म कहलाता है ना, क्या कहलाता है, साइटोप्लाज्म, ठीक है। तो साइटोप्लाज्म में क्या होता है, एंजाइम। जैसे ही न्यूरोट्रांसमीटर केमिकल आके लगा, अगर वो करेक्ट था, ठीक है, और उसकी रिकॉग्निशन हो गई, ठीक है, तो हमारे पास अंदर क्या हो जाएंगे, जो है साइटोप्लाज्म में एंजाइम पड़े होंगे, एंजाइम एक्टिवेट हो
जाएंगे। इसको हम क्या कहते हैं, एंजाइम लिंक रिसेप्टर। तो बेसिकली 3 तरह के रिसेप्टर हमारे पास मोस्टली बहुत ही इंपॉर्टेंट। अगर हम ये देख लेते हैं कि जी प्रोटीन हमारे पास उसकी कितनी टाइप है, ठीक है। अब जी प्रोटीन कोई एक प्रोटीन नहीं बल्कि इसकी बहुत सारी टाइप है, ठीक है। तो यानी कि ब्रॉड इसकी क्लासिफिकेशन है, लेकिन अगर हम इसको मेनली क्लासीफाई करें, डिवाइड करें, तो हम 2 तरीके से क्या कर सकते हैं इसको डिवाइड। पहली टाइप हमारे पास है हेटेरो HETRO, ठीक है। हेटेरो TRI, हेटेरो ट्राई MERIC, हेटेरो ट्राइमेरिक जी प्रोटीन। ये वो जी प्रोटीन है जो रिसेप्टर के बिल्कुल नीचे हैं, जिनके हम अभी बात कर रहे हैं। दूसरी डिवीज़न हमारे पास है मोनोमेरिक, ठीक है। अब ये जो जी प्रोटीन है ये रिसेप्टर के नीचे नहीं होंगी, बल्कि ये सेल के अंदर क्या होंगी, इंडिपेंडेंट तरीके से काम करेंगी और सेल की ग्रोथ डिवीजन में बहुत बड़ा रोल प्ले करती हैं, और सेल के अंदर चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करने में भी इनका बहुत बड़ा किरदार होता है। जैसे कि डिस्कस किया हमने कि जी प्रोटीन की बहुत सारी टाइप्स हैं, यानी कि सब टाइप्स हैं बहुत सारी, इसकी किसी ब्रॉड क्लासिफिकेशन है। लेकिन समथिंग यू मस्ट नो दैट हमारे पास के जी प्रोटीन के लिए हम 3 बातें लाजमी याद रखेंगे, ठीक है। कि जी प्रोटीन हमारे पास, अगर हमारे पास ये सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है, इसके ऊपर रिसेप्टर, ठीक है, और नीचे क्या है जी प्रोटीन। अगर जी प्रोटीन है एस वाली, यानी कि जी प्रोटीन स्टिमुलेटरी है, तो हमारे पास तो क्या होगा कि अगर रिसेप्टर पर केमिकल लगेगा, वो केमिकल असली होगा, इस रिसेप्टर ने पहचान लिया, तो हमारे पास ये जी प्रोटीन एस जो है स्टिमुलेटरी है, ठीक है। तो आगे जाके क्या होगा, जो भी प्रोसेस होगा वो ऑन होगा, यानी कि स्टिमुलेट होगा। इसकी एग्जांपल है बीटा रिसेप्टर, बीटा 1, बीटा 2, बीटा 3, यानी कि जितने भी बीटा रिसेप्टर हैं, चाहे वो बीटा 1 हो, चाहे वो बीटा 2 हो, चाहे वो बीटा 3 हो, ठीक है। तो उनके नीचे जो प्रेजेंट है हमारे पास प्रोटीन, वो कौन सी है, GS प्रोटीन है। अब ज़रा और समझें, देखिए हमारे पास ये सेल है, ठीक है। अब जैसे ही हमारे पास ये था, इसके बीटा रिसेप्टर के नीचे फॉर मैं बात कर रही हूँ बीटा 2 रिसेप्टर की, ठीक है। बीटा 1, बीटा 2, बीटा 3 सब में यही काम होगा कि उनके नीचे क्या होगी, GS हमारे पास प्रोटीन होगी, ठीक है। जी प्रोटीन स्टिमुलेटरी होगी, ठीक है। तो हमारे पास अब बीटा रिसेप्टर है ना, इस पर आके कौन सा केमिकल लगेगा, कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर लगेगा। हम जानते हैं कि बीटा रिसेप्टर किसका हिस्सा है, हमारे पास सिंपैथेटिक सिस्टम का हिस्सा है। तो हमारे पास बीटा रिसेप्टर पर कौन सा केमिकल लगेगा, हमारे पास एपिनेफ्रिन भी लग सकता है, इसका दूसरा नाम है एडिनिलीन, या फिर हमारे पास नॉर एपिनेफ्रिन, इसका सेकंड नेम है नॉर एडिनिलीन, ठीक है। इन दोनों में से कोई भी केमिकल होगा वो आके जब लगेगा यहाँ पर, ठीक है। जब लगेगा, ठीक है, क्योंकि इसी का ही हमारे पास रिसेप्टर है, तो फौरन से क्या हो जाएगा, एक्टिवेशन हो जाएगी, ठीक है। रिसेप्टर ने क्या किया, हमारे पास अंदर जो जी प्रोटीन ये था, ये एक्टिवेट हो गया, ये क्या हो गया, एक्टिवेट। अब जी प्रोटीन हमारे पास जो है GS प्रोटीन, यानी कि जी प्रोटीन स्टिमुलेटरी, ठीक है। इसका जो अल्फा सब यूनिट है, यानी कि जी प्रोटीन फॉर एग्जाम्पल है, ठीक है, इसके भी काफ़ी सारे यूनिट्स हैं, ठीक है। तो इसका अल्फा सब यूनिट क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। अब ये हमारे पास जो अल्फ़ा हिस्सा अलग हुआ है, ये क्या करेगा, मेम्ब्रेन में ही कहानी चल रही है, दीवार में ही कहानी चल रही है, सेल मेम्ब्रेन में, ठीक है। तो उस मेम्ब्रेन में ही क्या होगा, हमारे पास एक एंजाइम पड़ा हुआ है, एडिनाइल साइक्लेज, ठीक है। अब इस एंजाइम को क्या करेगा, ये पुश करेगा, यानी कि अब ये एंजाइम क्या हो गया, एक्टिवेट हो गया। अब ये एंजाइम क्या करेगा, मेम्ब्रेन, इसी दीवार के अंदर, यानी कि इस सेल मेम्ब्रेन के अंदर क्या मौजूद है, ATP, ठीक है। उस ATP को कन्वर्ट कर देगा CAMP में, CAMP। तो हम इस CAMP को क्या कह सकते हैं, हम इस CAMP को बेसिकली सेकंड मैसेंजर कहेंगे, क्योंकि पहला मैसेंजर क्या था, जो रिसेप्टर पर लगा था, ठीक है, उसके लगने से तो मेम्ब्रेन में इतना कुछ हुआ, ठीक है। और आखिरकार हमारे पास ये CAMP क्या करेगा, आगे जो मैसेज था उसी को कैरी ऑन करेगा, ठीक है। तो CAMP इज कॉल्ड सेकंड मैसेंजर। अब ये CAMP कहाँ चली गई, साइटोप्लाज्म में चली गई सेल के, ठीक है, क्योंकि हम इसको सेकंड मैसेंजर कह रहे हैं, ये पैगाम आगे कैरी ऑन करिए, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, एक प्रोटीन है, प्रोटीन काइनेज A। अब इसको प्रोटीन काइनेज A को क्या करेगी, ये CAMP एक्टिवेट करेगी। अब ये प्रोटीन काइनेज से सेल के अंदर क्या करेगी, मुख्तलिफ जगह पर फॉस्फोराइलेशन करेगी। फॉस्फोराइलेशन का मतलब क्या होता है, यानी कि फॉस्फेट ग्रुप ऐड करेगी। जब भी हम बात करते हैं फॉस्फोराइलेशन की, तो हमारा मतलब क्या होता है कि देखिए सेल के अंदर क्या है, सेल के अंदर बेसिकली बहुत सारे ATP हैं, ठीक है। तो ATP में कितने फॉस्फेट ग्रुप होते हैं, 3 फॉस्फेट ग्रुप होते हैं। तो हमारे पास ये प्रोटीन काइनेज से क्या करेगी, हर ATP से एक फॉस्फेट ग्रुप निकालेगी और उसको एक एंजाइम के ऊपर चिपका देगी, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल इसने क्या किया, मेम्ब्रेन के अंदर बात करें, इसको मैंने थोड़ा सा बाहर निकाली, ठीक है। ये एंजाइम था, इसके ऊपर क्या कर दिया, इस प्रोटीन काइनेज से इन्हें फॉस्फेट ग्रुप चिपका दिया। जैसे ही फॉस्फेट ग्रुप चिपकाया, ये एंजाइम क्या हो गया, एक्टिवेट हो गया। तो इस तरीके से क्या करेगी, हमारे पास ये एंजाइम्स को एक्टिवेट करेगी। अब यहाँ एक और बात भी क्लियर करें, हमारे पास ऐसा नहीं होगा कि फॉर एग्जांपल जहाँ GS प्रोटीन थी तो वहाँ बीटा रिसेप्टर था ऊपर, ठीक है। तो हमारे पास नॉरएपिनेफ्रिन या एपिनेफ्रिन आया और हमारे पास जो भी चीज़ होगी वो स्टिमुलेट हो जाएगी, यानी कि हमेशा काम तेज़ होगा, तेज़ी की तरफ जाएगा, नहीं ऐसा नहीं होगा, ठीक है। ये बात भी ध्यान में क्लियर करें, ठीक है। स्टिमुलेशन का मतलब क्या है, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये था सेल, ठीक है, ये सेल है, ठीक है। अब इस सेल के ऊपर क्या है, बीटा रिसेप्टर है, ठीक है। ये बात करी हूँ फॉर एग्जाम्पल हार्ट की बात करी हूँ, ठीक है। और अंदर क्या है, हमारे पास GS प्रोटीन लगी हुई है, ठीक है। कौन सा केमिकल आया, नॉरएपिनेफ्रिन आया, नर्व एंडिंग से क्या निकला, नॉरएपिनेफ्रिन निकला, क्योंकि एपिनेफ्रिन तो बेसिकली एडिनल ग्लैंड रिलीज करता है ना खून में, ठीक है। तो एपिनेफ्रिन हमारे पास आया, ठीक है। तो हमारे पास जब लगेगा तो क्या हो जाएगा, हार्ट रेट तेज़ जाएगा, क्योंकि ये डिपेंड करता है बेसिकली हमारे पास ये GS प्रोटीन का
डिपेंड करता है एट द एंड प्रोसेस के प्रोटीन काइनेस जो एंजाइम था, बात की हमने कि प्रोटीन काइनेस एंजाइम कौन कौन सी जो एंजाइम्स हैं उनको एक्टिवेट कर रहा है। अब इस सेल में प्रोटीन काइनेस को क्या क्या एंजाइम मिले, ठीक है, उसने उसको एक्टिवेट किया, तो एट द एंड क्या हुआ हमारे पास, एट द एंड हार्ट रेट बढ़ गया, ठीक है। अब अगर मैं बात करूँ, हमारे पास बीटा 2 रिसेप्टर हमारे पास कहाँ होते हैं, लंग्स में होता है, ठीक है। तो लंग्स में उसको क्या मिले, प्रोटीन काइनेस को एंजाइम कौन कौन से मिले, उसको बेसिकली रिलैक्सिंग वगैरह के एंजाइम मिले, तो उसने उसको एक्टिवेट किया, ठीक है। तो एट द एंड क्या हुआ हमारे पास कि ब्रोंको डायलेशन हो गई, ऐसा ही हुआ ना, ठीक है। तो हर जगह हमारे पास प्रोटीन काइनेस को जो एंजाइम्स या जो प्रोटीन मिलेंगे उसको एक्टिवेट करेगा, देन हमारे पास वो रिस्पॉन्स होगा। सम रिसेप्टर्स such as the postsynaptic receptor of nerve or muscles are directly linked to membrane ion channels। अब यहाँ पे ये जो बात लिखी हुई है कि सम रिसेप्टर्स, यानी कि कुछ रिसेप्टर की बात हो रही है कि वो क्या होते हैं कि एज अ पोस्ट साइनेप्टिक रिसेप्टर, जैसे कि पोस्ट साइनेप्टिक रिसेप्टर। अब पोस्ट साइनेप्टिक रिसेप्टर कौन से हैं, देखिए हमारे पास पोस्ट साइनेप्टिक रिसेप्टर का मतलब क्या है, ये नर्व है, ये नर्व है, ठीक है। एक नर्व खत्म हो रही है, दूसरी नर्व शुरू हो रही हो, इसको हम क्या बोलेंगे, पोस्ट साइनेप्टिक रिसेप्टर। या फिर एक नर्व खत्म हो रही हो और यानी कि खत्म हो रही हो और यहाँ पर हमारे पास यानी कि जो टारगेट था वो हो इसका, ठीक है। तो इसको भी हम क्या बोलेंगे, पोस्ट साइनेप्टिक रिसेप्टर, ठीक है। तो बेसिकली हमारे पास कुछ रिसेप्टर क्या होता है, जो पोस्ट साइनेप्टिक रिसेप्टर हैं, ठीक है, वो हमारे पास नर्व या फिर मसल, जैसे बात की मैंने, ठीक है। तो उन पे जो लगे होते हैं रिसेप्टर, यहाँ नर्व के बीच में, फिर नर्व और मसल के बीच में, ठीक है, जो लगे हुए होते हैं रिसेप्टर, वो क्या होते हैं, आयन चैनल्स वाले होते हैं, ठीक है। आयन चैनल वाले मतलब क्या, यानी कि आयन चैनल वाले रिसेप्टर की खास बात क्या होती है कि जैसे यहाँ पर केमिकल, अगर मैं नर्व की बात करूँ, ठीक है, तो जैसे ही हमारे पास केमिकल यहाँ लगेगा, ठीक है, तो एक सेकंड के 1000वें हिस्से में जो सिग्नल होगा वो अगले नर्व में फ्लो हो जाएगा, ठीक है। इसमें कोई ज़रूरत नहीं है कि हमारे पास जी प्रोटीन एक्टिवेट हो, एंजाइम एक्टिवेट हो, फर्दर प्रोसेस हो, ऐसा कुछ नहीं होगा, ठीक है। इस तरीके से अगर बात करूँ, मेरे पास नर्व सेल थी, ये मेरे पास मसल सेल था, ठीक है, टारगेट था, ठीक है। तो इसने क्या किया, केमिकल रिलीज़ किया, ये केमिकल जो गेट होगा, रिसेप्टर होगा, वो कौन सा होगा, आयन चैनल वाला। क्यों, क्योंकि बहुत ही फास्ट होते हैं आयन चैनल, ये किसी सेकंड मैसेंजर का सहारा नहीं लेते, बल्कि फ़ौरन से खुद काम करना, यानी कि जैसे ही हमारे पास देखें, ये फॉर एग्जाम्पल सेल है, ठीक है, मैं बड़ा कर रही हूँ, इसको भी दोनों जगह एक ही चीज़ तरीके का काम होगा बेसिकली। देखें, तो हमारे पास ये क्या है, बंद है सुराख, इस बीच में सुराख होगा, बंद है, ठीक है। जैसे ही केमिकल न्यूरोट्रांसमीटर लगेगा, ठीक है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये जो गेट होगा ये खुल जाएगा, ये सुराख बीच में खुल जाएगा, और फिर हमारे पास क्या होगा, इसी के थ्रू, ये आयन चैनल्स रिसेप्टर है ना, इस पर केमिकल लगा, ठीक है, इसी के थ्रू जो बाहर आयन्स होंगे, ठीक है, अगर ये रिसेप्टर अलाउ कर रहा है सोडियम को, तो सोडियम चला जाएगा अंदर, इस तरीके से अगर अलाउ कर रहा है कैल्शियम को, यानी कि सिलेक्टिविटी होती है हर रिसेप्टर की, ठीक है, कि कौन से आयन को वो अलाउ करेगा, ठीक है। तो हमारे पास आता है जो निकोटीनिक रिसेप्टर होते हैं, ये जो मसल रिसेप्टर क्या कहलाएगा, निकोटीनिक रिसेप्टर कहलाएगा, ठीक है। तो निकोटीनिक रिसेप्टर जो होते हैं वो जो बाहर सोडियम होता है उसको अलाउ करते हैं कि वो अंदर आए, ठीक है, क्योंकि हमारे पास सोडियम क्या है, बहुत ज़्यादा होता है, और ये बेसिकली उसूल है कि जो चीज़ जहाँ ज़्यादा होती है वो कम वाले इलाके की तरफ आने की कोशिश करेगी। हमारे जिस्म के तमाम रिफ्लेक्सेस इसी डायरेक्ट लिंक ट्रांसमिशन की वजह से हो पा रहे हैं, ठीक है। अगर ऐसा ना होता, यहाँ पर चैनल आयन चैनल ना होते, यहाँ पर जी प्रोटीन चैनल होते, तो क्या होता हमारे पास कि आप बैल बजाना चाह रहे हैं, ठीक है, लेकिन आपका हाथ स्लो स्लो उठ रहा है और आपने बैल बजाई, टाइम हो गया काफ़ी, आपका हाथ गर्म चीज़ पे लगा और आपको टाइम हो गया काफ़ी, आपने हाथ ही नहीं उठाया, हाथ जल गया, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं होता, आपने फ़ौरन से हाथ गर्म चीज़ पे लगा, फ़ौरन से आप हटा लेंगे, क्यों, क्योंकि ये जो मैसेज ट्रांसफ़र हो रहा है वो विद इन यानी कि फ्रैक्शंस ऑफ सेकेंड्स में हो रहा है। अगली बात लिखी हुई है कि नोट द इफेक्ट ऑफ एसिटाइल कोलिन ऑन दीज केमिकली गेटेड आयन चैनल इज डिस्कस्ड ऑन पेज नंबर 20। ये जो बात लिखी हुई है हमारे पास यहाँ पर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। याद रखनी है आपने कि हमारे पास ऐसा नहीं होता कि फॉर एग्जाम्पल ये सेल है, ठीक है, इसमें आयन चैनल्स हैं, तो ज़रूरी है यहाँ पर क्या होगा कि एसिटाइल कोलिन ही आएगा, नहीं, ठीक है। एसिटाइल कोलिन हमेशा वहाँ पर आएगा, यानी कि वहाँ पर केमिकल होगा बेसिकली जो कि निकोटीनिक रिसेप्टर्स होंगे और मस्करानिक रिसेप्टर होंगे। एसिटाइल कोलिन किसका हिस्सा है भाई, ये पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम का मेन न्यूरोट्रांसमीटर है ना केमिकल। दो नर्व के बीच में तो हमारे पास यही हो रहा होता है, ठीक है। ये प्री सिनेप्टिक नर्व थी, गैंग्लिया, पोस्ट सिनेप्टिक नर्व। तो प्री सिनेप्टिक नर्व के यहाँ पर जो केमिकल होता है वो एसिटाइल कोलिन ही होता है, ठीक है, एसिटाइल कोलिन ही होता है, चाहे सिंपैथेटिक की बात करें चाहे पैरासिम्पैथेटिक की बात करें, दोनों में क्या होता है, एसिटाइल कोलिन। लेकिन हमारे पास जो मेन केमिकल जो पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम की पोस्ट सिनेप्टिक नर्व से निकल रहा होता है वो क्या होता है, एसिटाइल कोलिन होता है, ठीक है। जबकि सिंपैथेटिक में हमारे पास नॉरएपिनेफ्रिन होता है। तो यहाँ पर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। तो याद रखना है हमारे पास के जो भी आयन चैनल होंगे ज़रूरी नहीं है कि उस पर एसिटाइल कोलिन ही आके लगे, डिफरेंट न्यूरोट्रांसमीटर डिफरेंट केमिकल्स होते हैं जो कि आयन चैनल को ऑपरेट कर रहे होते हैं, ठीक है। लेकिन हमारे पास एसिटाइल कोलिन हमेशा वहाँ लगेगा जहाँ पर निकोटीनिक रिसेप्टर्स होंगे, ठीक है, या फिर जहाँ पर क्या होंगे, मस्करानिक रिसेप्टर्स होंगे। निकोटीनिक रिसेप्टर क्या होते हैं, हमने अभी बात की, जो कि मसल सेल पर होते हैं, ठीक है, और ये क्या होते हैं, आयन चैनल्स होते हैं, क्या होते हैं, आयन चैनल्स, ठीक है। और मस्करानिक रिसेप्टर क्या होता है हमारे पास, ये बेसिकली जी प्रोटीन, यानी कि इनका जो सिग्नल होता है पहले वो जाएगा जी प्रोटीन के पास, यानी कि पूरा लंबा चौड़ा प्रोसेस होता है, ठीक है, तो ये थोड़ा स्लो होता है।
अगली हेडिंग हमारे पास है हेडिंग रेगुलेशन इन्वॉल्विंग सेकेंड मैसेंजर मॉलिक्यूल। यहाँ पर लिखा हुआ है मैनी रिसेप्टर्स आर नॉट डायरेक्टली कपल टू आयन चैनल। ठीक है, अच्छा अगर बात करें फार्मेसी की दुनिया में तो बेसिकली यहाँ पास चार हम रिसेप्टर्स को उससे हिस्सों में क्लासीफाई कर सकते हैं। पहला हिस्सा रिसेप्टर का यानी कि पहली हमारे पास टाइप रिसेप्टर की वो होती है जो कि क्या होती है आयन चैनल, ये बहुत ही फास्ट होती है। जैसे मैंने बात की निकोटीनिक रिसेप्टर की, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ये था सेल, ठीक है, ये था निकोटीनिक रिसेप्टर, यहाँ पर केमिकल आया, ठीक है, केमिकल आएगा यानी कि न्यूरोट्रांसमीटर केमिकल आया, ठीक है, तो फ़ौरन से ये जो रिसेप्टर था यानी कि जो आयन चैनल था ये आयन चैनल होता है, ठीक है, ये खुल जाएगा, ठीक है, और जो बाहर आयन होंगे, ठीक है, वो इसके हिसाब से इसकी सिलेक्टिविटी के हिसाब से चले जाएंगे अंदर, ठीक है, तो ये बहुत ही फास्ट होता है। सेकंड किस्म का रिसेप्टर हमारे होता है जी प्रोटीन रिसेप्टर, ठीक है, ये क्या होता है हमारे पास रिसेप्टर पर केमिकल आके लगा, कोई केमिकल आके लगा, ठीक है, और वो केमिकल क्या होगा हमारे पास अंदर प्रोटीन को एक्टिवेट करेगा जी प्रोटीन, ठीक है, तो उसी के नाम पर इसका रिसेप्टर का नाम रखा गया जी प्रोटीन, ठीक है। फिर आगे ही प्रोसेस होता है लंबा चौड़ा कि वो एंजाइम को एक्टिवेट करता है, फिर हमारे पास बहुत बहुत कुछ होता है, ठीक है, तो हम आगे आगे डिस्कस करेंगे तो चीज़ें और क्लियर होंगी, ठीक है। थर्ड किस्म का रिसेप्टर वो जो क्या होता है एंजाइमेटिक होता है, ठीक है, यानी कि हमारे पास रिसेप्टर पर कोई केमिकल आके लगा, जो सिग्नल था वो आके लगा, ठीक है, तो होगा क्या हमारे पास के अंदर का जो बेसिकली रिसेप्टर का हिस्सा होगा ना यानी कि वो एंजाइम बन जाएगा, ठीक है, एक ये होता है, ठीक है। लास्ट वाला ये होता है कि इंट्रा सेलुलर होता है, यानी कि रिसेप्टर कहाँ होता है सेल के अंदर होता है, ठीक है, जो भी सिग्नल आएगा वो सेल के डायरेक्ट अंदर आएगा, ठीक है, तो चार किस्म के रिसेप्टर होते हैं। लेकिन हम ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम चैप्टर पढ़ें तो बेसिकली हम जो हमारा फोकस होगा वो किन दो रिसेप्टर पर होगा, वो होगा आयन चैनल पे और हमारे पास जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर पे, इन दोनों पे हमारा फोकस होगा, ठीक है, क्योंकि ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जो है हमारे पास इन दोनों रिसेप्टर पे ही यानी कि काम करता है, हम बोल सकते हैं। अच्छा यहाँ पर जो लिखा हुआ है कि हमारे पास के नॉट डायरेक्टली कपल टू आयन चैनल, इसका मतलब क्या होता है? देखिए हमारे पास हर रिसेप्टर ऐसा नहीं होगा कि कपल मतलब जुड़ा हुआ होगा, ठीक है, कि फॉर एग्जाम्पल इस पर कोई केमिकल आगे लगेगा फ़ौरन से काम शुरू हो जाएगा, ठीक है, जैसे कि आयन चैनल में हो रहा था, जैसे कि निकोटीनिक रिसेप्टर में हो रहा था कि क्या हो रहा था फ़ौरन से हमारे पास निकोटीनिक रिसेप्टर क्या थे आयन चैनल था कि फ़ौरन से हमारे पास कोई केमिकल आया, ये सुराख ओपन हुआ, ठीक है, और इसी के थ्रू क्या चला गया आयन चला गया अंदर, ठीक है, ऐसा ही था ना, ठीक है, तो यानी कि खुद क्या था आयन को अलाउ करता है, जबकि हमारे पास रिसेप्टर कैसे होते हैं वो ऐसे भी होते हैं कि उन पर कोई केमिकल न्यूरोट्रांसमीटर आके लगेगा, बस वो पैगाम अंदर पहुंचाएगा, ठीक है, पूरा एक लंबा चौड़ा प्रोसेस होगा और वो सेल के अंदर किसी प्रोटीन वगैरह को एक्टिवेट कर देगा या फिर सेल के बाहर यानी कि सेल के अंदर से एक दरवाज़ा जो कि आयन चैनल होगा उसको ओपन कर देगा, यानी कि खुद आयन चैनल वाला रोल प्ले नहीं करेगा, ठीक है। जैसे कि अगर हम बात करें जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर क्या होते हैं, यानी कि जी प्रोटीन का मिल के काम करते हैं वो रिसेप्टर, उन पर कोई केमिकल आके लगेगा, जी प्रोटीन एक्टिवेट होगी और पूरा लंबा चौड़ा प्रोसेस होगा और आखिरकार क्या होगा हमारे पास यानी कि कोई आयन चैनल गेट खुल जाएगा या फिर कोई प्रोटीन वगैरह एक्टिवेट हो जाएंगी। तो कहने का मतलब ये है कि हर रिसेप्टर क्या होता है कपल नहीं होता, ठीक है, तो ये बात यहाँ पर लिखी हुई है। आगे लिखा हुआ है कि राथर दी रिसेप्टर सिग्नल्स इट्स रिकॉग्निशन ऑफ अ बॉन्ड न्यूरोट्रांसमीटर बाय इनिशिएटिंग अ सीरीज ऑफ रिएक्शन दैट अल्टीमेटली रिजल्ट्स इन अ स्पेसिफिक इंट्रासेलुलर रिस्पॉन्स। इसका मतलब ये है कि जब एक बार रिसेप्टर बाउंड हो गया हमारे पास, ठीक है, सॉरी रिसेप्टर क्या हो गया, रिसेप्टर पे केमिकल जो था जो सिग्नल था वो आ गया, ठीक है, और रिसेप्टर इसको क्या कर लिया रिकॉग्नाइज भी कर लिया, पहचान भी लिया, ठीक है, तो उसके बाद क्या होगा, उसके बाद हमारे पास फ़ौरन से काम शुरू नहीं होता। हम किसकी बात करें, क्योंकि हम बात करें बेसिकली सेकंड मैसेंजर जो हमारे पास थे उनकी बात करें, ठीक है, तो बेसिकली पूरा हमारे पास एक प्रोसेस होता है, ठीक है, कि सीरीज ऑफ रिएक्शंस होते हैं, ठीक है, फिर उसके बाद हमारे पास सेल के अंदर एक चेंज देखने को मिलता है हमें, ठीक है, तो क्या पता हमारे पास सेल के अंदर प्रोटीन्स एक्टिवेट हो जाए या सेल के अंदर जो गेट था आयन चैनल वो खुल जाए, ठीक है, यानी कि सीरीज ऑफ रिएक्शंस होते हैं, ठीक है, डायरेक्ट असर नहीं होता, वही बात यहाँ पर लिखी हुई है। आगे लिखा हुआ है सेकंड मैसेंजर मॉलिक्यूल्स सो नेम्ड बिकॉज दे इंटरवेंस बिटवीन द ओरिजिनल मैसेज द न्यूरोट्रांसमीटर और हार्मोन। यहाँ पर लिखा जो सेकंड मैसेंजर होते हैं हम, ठीक है, बेसिकली देखिए सेकंड मैसेंजर हमारे पास जो होते हैं वो न्यूरोट्रांसमीटर केमिकल नहीं होगा, क्योंकि वो तो हमारे पास न्यूरोट्रांसमीटर केमिकल या हार्मोन जो भी था वो सेल के बाहर था, ठीक है, वो सेल के बाहर था, वो फर्स्ट मैसेंजर था, वो सेकंड मैसेंजर नहीं कहलाएगा, उसने बस अपना सिग्नल क्या किया अंदर कन्वे कर दिया ना, पैगाम अंदर पहुँचा दिया, ठीक है, तो हमारे पास अंदर पैगाम पहुँचाया तो हमारे पास सेल के अंदर कुछ ना कुछ उसका इफेक्ट तो होगा, ठीक है, फिर आखिरकार क्या होगा इफेक्ट होगा, ठीक है, और अ पार्ट ऑफ कास्केड ऑफ इवेंट, कास्केड मतलब होता है कि हमारे पास एक के बाद एक इवेंट होगा, एक फॉर एग्जाम्पल एक जी प्रोटीन ने एक एंजाइम एक्टिवेट किया, फिर वो क्या करेगा फर्दर काम करेगा, यानी कि एक के बाद एक इवेंट प्रॉपर सीक्वेंस में हो रहेंगे, ठीक है, दैट ट्रांसलेट न्यूरोट्रांसमीटर बाइंडिंग इनटू सेलुलर रिस्पॉन्स, यानी कि हमारे पास ट्रांसलेट मतलब क्या तर्जुमा होना, यानी कि जो केमिकल बाउंड हुआ था उसका तर्जुमा किया गया कि वो चाहता क्या है, ठीक है, तो आखिरकार क्या हो हमारे पास ये ट्रांसलेशन हो रही है, ठीक है, उस केमिकल की ट्रांसलेशन हो रही है, फिर आखिरकार में क्या मिलेगा आपको, आपको सेलुलर रिस्पॉन्स मिलेगा, सेल का रिस्पॉन्स मिलेगा, यूजुअली थ्रू द इंटरवेंशन ऑफ जी प्रोटीन, ठीक है, जी प्रोटीन बेसिकली जी प्रोटीन ने ही काम किया था कि एक्टिवेट किया था एंजाइम वगैरह को, ठीक है, तो वही बात यहाँ पर लिखी हुई है, ठीक है। आगे लिखा था टू मोस्ट वाइडली रिकॉग्नाइज सेकेंड मैसेंजर आर द एडेनिलाइज साइक्लेज सिस्टम एंड द कैल्शियम फॉस्फोटाइड नो सिटोल, ठीक है, सिस्टम।
अब डिस्कस करते हैं डायग्राम, जो कि लिखा हुआ है कि 3 मैकेनिज्म वेयर बाय बाइंडिंग ऑफ अ न्यूरो ट्रांसमीटर लीड टू अ सेलुलर इफेक्ट। यानी कि हमारे पास जब एक न्यूरो ट्रांसमीटर, एक केमिकल हमारे पास रिसेप्टर से बाइंड होगा तो उसके रिस्पॉन्स देने के लिए सेल के 3 तरीके हैं। यानी कि किस तरीके से रिस्पॉन्स। पहला तरीका हमारे पास है रिसेप्टर कपल टू आयन चैनल। यानी कि इसमें क्या होता है, रिसेप्टर जो होता है वो खुद एक आयन चैनल की तरह बिहेव करता है। जैसे इस पर न्यूरोट्रांसमीटर केमिकल आके लगेगा, फौरन से हमारे पास ये जो चैनल था, यानी कि इसमें जो सुराख था वो खुल जाएगा, ठीक है। और उसके थ्रू जो आयन होंगे वो चले जाएंगे सेल के अंदर, ठीक है। ये सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है। इसको क्रॉस करके कहाँ चले जाएंगे, अंदर चले जाएंगे। अब यहाँ पर देखिए, हमारे पास देखिए क्लोराइड लिखा हुआ है, ठीक है। तो आयन तो सेल के बाहर कोई भी हो सकता है, सोडियम भी हो सकता है, पोटेशियम भी हो सकता है, कैल्शियम भी हो सकता है, ठीक है। तो हमारे पास कौन सा आयन जाएगा इन चैनल के थ्रू, तो ये डिपेंड करता है हमारे पास कि जो ये चैनल है, आयन चैनल, इसका साइज़ कितना है, इसके सुराख का साइज़ कितना है। अगर इसके सुराख का साइज़ छोटा है तो इसमें से छोटे जो आयन हैं वही गुजरेंगे। सोडियम का साइज़ छोटा है, सोडियम गुजर जाएगा, ठीक है। अगर इस आयन चैनल के सुराख का साइज़ बड़ा है, ठीक है, तो क्या होगा, हमारे पास जो बड़े साइज़ के वो हैं आयंस वो गुजरेंगे। जैसे पोटेशियम का साइज़ क्या है, बड़ा है, तो वो ईजिली गुजर जाएगा, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है कि आयन चैनल के जो बीच में पोर है उसका साइज़ कितना है, ठीक है। एक चीज़ ये हो गई। सेकंड चीज़ ये डिपेंड करता है हमारे पास ये आयन चैनल खुद कैसा चार्ज रखता है, ठीक है। अगर ये पॉजिटिव रखते हैं तो क्या करेगा, नेगेटिव वालों को अलाउ करेगा, ठीक है। अगर ये नेगेटिव रखते हैं तो पॉजिटिव वालों को अलाउ करेगा, ठीक है। तो काफ़ी चीज़ें होती हैं। नेक्स्ट हमारे पास है रिसेप्टर की टाइप, रिसेप्टर कपल टू एडिनालाइल साइक्लेस, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, हमारे पास ये मेरे पास रिसेप्टर है, ठीक है। अब इस पर जब न्यूरोट्रांसमीटर, हार्मोन या कोई केमिकल न्यूरोट्रांसमीटर लगा, ठीक है, जैसे ही लगेगा हमारे पास तो क्या होगा, सेल मेम्ब्रेन के अंदर ही क्या है, जी प्रोटीन है। क्या है, जी प्रोटीन, ठीक है। और ये हमारे पास जी प्रोटीन थी, ठीक है। इसका हमारे पास क्या हुआ, एक पार्ट अलग हुआ जी प्रोटीन का, और क्या होगा हमारे पास अंदर जाके क्या करेगा, जी प्रोटीन सेल के अंदर जाके, सेल के अंदर का हिस्सा है एक्टिव एडिनालाइल साइक्लेस एंजाइम जो है इसको क्या कर देगा, एक्टिवेट कर देगा, ठीक है, जी प्रोटीन। जब ये एक्टिवेट हो गया तो ये क्या करेगा, ये एटीपी को कन्वर्ट करेगा हमारे पास सीएमपी में, ठीक है। और ये सीएमपी क्या करेगा, सीएमपी जो सेल के अंदर प्रोटीन्स होंगे उनको फॉस्फोराइलेट करेगा। फॉस्फोराइलेशन का मतलब क्या होता है, उनको ऑन कर देगा, ठीक है। अगली चीज़ हमारे पास है रिसेप्टर कपल टू डाई एसाइल ग्लाइसिरोल एंड आइनोसिटोल ट्राइफॉस्फेट, ठीक है। अच्छा, इसका में क्या होगा, हमारे पास न्यूरोट्रांसमीटर या फिर जो हार्मोन था, ये केमिकल था, ठीक है। केमिकल को हम न्यूरोट्रांसमीटर ही बोलते हैं, ठीक है। तो जब आके लगा रिसेप्टर पे, ठीक है, लगने से क्या होगा, हमारे पास एक प्रोटीन एक्टिवेट होगी। इसका ताल्लुक है जी क्यू प्रोटीन से, ठीक है। अब ये जी क्यू प्रोटीन जो है ये कैल्शियम के कंट्रोल को जाहिर करती है। अभी जी क्यू प्रोटीन क्या करेगी, एक चेन रिएक्शन स्टार्ट करेगी। सबसे पहले फॉस्फोलाइपेज सी एंजाइम इसको एक्टिवेट कर देगी। अब ये फॉस्फोलाइपेज सी एंजाइम क्या करेगा, ये हमारे पास मेम्ब्रेन में चीज़ होती है फॉस्फोटिडाइल लीनोसिटोल 4,5 बाईफॉस्फेट, ठीक है। बहुत लंबा छोटा नाम है, ठीक है। उसको क्या करेगा, ये एंजाइम दो हिस्सों में कट कर देगा, ठीक है। जब उसको दो हिस्सों में कट करेगा तो हमारे पास ये चीज़ें मिलेंगी आपको, डाईएसाइल ग्लाइसरोल मिलेगा और आइनोसिटोल ट्राइफॉस्फेट मिलेगा। ये वाला पार्ट जो है हमारे पास ये सेल के अंदर यानी कि साइटोसोल के अंदर तैरने लगेगा और क्या करेगा, कैल्शियम के रिलीज में हेल्प करेगा। जबकि जो ये है ये मेम्ब्रेन में ही रहेगा और प्रोटीन काइनेज सी को क्या करेगा, एक्टिवेट करेगा। मेम्ब्रेन में क्यों फंसा रहेगा, क्योंकि ये बेसिकली ये लिपिड को पसंद करता है, लिपोफिलिक है, ठीक है। तो ये सेल के अंदर दाखिल नहीं हो पाएगा। तो हमारे पास आइनोसिटोल ट्राइफॉस्फेट किस तरीके से कैल्शियम की अमाउंट को इंक्रीज करेगा सेल में, देखिए बेसिकली हमारे पास ये क्या करेगा, जो सेल के अंदर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है ना, उसके ऊपर क्या लगे होते हैं, रिसेप्टर, जो कि IP3 को पहचानता है, ठीक है। यानी कि आइनोसिटोल ट्राइफॉस्फेट को पहचानता है, ठीक है। जैसे ही इस पर आके लगेगा सेल के अंदर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ठीक है, ये इस पर आके लगेगा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे, तो क्या होगा, हमारे पास जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने अपने अंदर स्टोर करके रखी हुई थी कैल्शियम, ठीक है, बहुत बड़ी अमाउंट में कैल्शियम इसके पास स्टोर होती है, ठीक है। तो वो सारी कैल्शियम को क्या कर देगा, सेल के अंदर रिलीज कर देगा, ठीक है। तो इस तरीके से क्या हो जाएगा, हमारे पास साइटोसोल में कैल्शियम के अमाउंट बढ़ जाएगा। जबकि जो डाईसाइल ग्लिसरॉल है मेम्ब्रेन में फंसा हुआ है, दीवार में फंसा हुआ है, ठीक है। और ये क्या करते हैं, ये कैल्शियम की हेल्प से, जो कैल्शियम इसमें रिलीज हुई है ना बहुत सारी, उस कैल्शियम को यूज़ करके, यानी कि ये दो डाईसाइल ग्लिसरॉल और कैल्शियम दोनों क्या करेंगे, यानी कि दोनों काम करके मिलके काम करके क्या करेंगे, प्रोटीन काइनेज सी को एक्टिवेट करेंगे। जब प्रोटीन काइनेज सी एक्टिवेट हो जाएगी तो सेल के अंदर जो प्रोटीन्स होंगे उनको एक्टिवेट करेगी प्रोटीन काइनेज सी। किस तरीके से एक्टिवेट करेगी, उनके ऊपर फॉस्फेट ग्रुप लगा के, जिसको हम बोलते हैं फॉस्फोराइलेशन।